इस वक्त मैं मोहब्बत दाग की सूरत कर रहा हूँ। ये जियो का प्रोजेक्ट है, सेवन स्काई की प्रोडक्शन है। नाम फ़िलहाल वर्किंग टाइटल है तो उस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं डाल सकते, कुछ पता नहीं है बाद में क्या नाम रखा जाएगा। मोहब्बत दाग की सूरत इस वक्त उसका नाम है। उसमें अस्मा आपा हैं, अस्मा अब्बास, समी ख़ान हैं, नीलम मुनीर हैं, राशिद फ़ारूकी हैं, काफ़ी सारे अच्छे एक्टर्स इसमें मौजूद हैं। सैयद जबरान हैं और इरम अख्तर हैं, कामरान जिलानी हैं, काफ़ी बड़ी कास्ट है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, देखें क्या होता है। इसके अलावा ARY पर एक प्रोजेक्ट है जिसकी बात चल रही है और हम TV पर भी एक प्रोजेक्ट है जिसकी बात चल रही है, बट वी नॉट सर्टन कि वो कब शुरू होंगे इंशाल्लाह। मैं क्या कह सकता हूँ, ये फैसले प्रोडक्शंस के, प्रोड्यूसर्स के और चैनल्स के हाथ में होते हैं। मैं अपने एंड पे सिर्फ ये कोशिश कर सकता हूँ कि अपने आप को अपने बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँ। अगर मैं उसमें कामयाब हो जाता हूँ तो मुझे खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बात जहाँ तक है लंबे मौके की या और ज़्यादा सब्सटेंशियल रोल की, तो ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। कभी कभी इंसान की इनिंग लेट शुरू होती है, कभी कभी इंसान शुरू की इनिंग में गलती करता है, सीखता है, फिर वापस आता है। मैं एज़ अ हीरो आया था, मैंने अपने करियर के शुरू के 4-5 साल एज़ अ हीरो गुजारे। फिर मैं हर चीज़ करने लग गया। तो वो हर चीज़ करने में मैंने क्राइम शोज़ भी होस्ट किए, मैंने सेकंड लीड भी किया, मैंने हीरो का दोस्त भी किया, मैंने विलन भी किया, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान की अपनी माली ज़रूरियात भी होती हैं। हमारे आपको पता है जो एक्टर्स को पे करने का सिस्टम है वो 3-4 महीने पे चलता है, तो कभी कभी इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक एंड्स मीट, मुश्किल हो जाता है। तो उस वक्त इंसान को देखना पड़ता है और चीज़ें करनी पड़ती हैं जो नहीं भी पसंद होती। और मैं बहुत सिंपल इंसान था, तो लोग मुझे अक्सर रोल बेच दिया करते थे कि ये बड़ा अच्छा रोल है वगैरह 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 कर लो। फिर जब शुरू हो जाता था तो फिर मुझे अंदाज़ा होता था कि ये उतना है नहीं, और मैं उतना तेज़ नहीं था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन नहीं करूँगा और देखूँगा नहीं जब तक स्क्रिप्ट, तब तक ये नहीं होगा वो नहीं होगा। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान चीज़ें सीखता रहता है। अब ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लड़के लड़कियां प्यारे हैं, फिट हैं, टैलेंटेड हैं, तो प्रोडक्शंस और चैनल्स की कोशिश होती है कि उन लोगों को ज़्यादा सामने लेके आएँ, और यंगर जनरेशन का हक़ भी होता है। लेकिन हर इंसान की अपनी अपनी जगह होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ मेरी जगह होगी वहाँ पर मेरी ज़रूरत उन्हें ज़रूर महसूस होगी। हाँ कौकब जी, मुझे तो पता नहीं कि कोई फ़िल्म बन रही है इस वक्त सेट पे कि नहीं। मेरा ख़्याल है 2 बन रही हैं, या आपको ज़्यादा पता होगा शायद 3 है, ऐसा ही है। तो उनमें मुझे तो कोई ऑफ़र नहीं आई। अलबत्ता मैं अपने एंड पे पिछले 1 साल में, पिछले साल के कोविड लॉकडाउन के बाद मैंने अपने आप को बहुत बदला है। मैं अपने अंदर बहुत सारा पेशेंस लेके आया हूँ, और उसका क्रेडिट मेरे उस्तादों को भी जाता है, मेरी योगा टीचर को जाता है, मेरे मार्शल आर्ट्स कोच को जाता है, मेरी जिम की मेहनत को जाता है। मैं अपना सारा फ्यूल जो है वो उस गुस्से से पैदा करता हूँ या उस फ्रस्ट्रेशन से पैदा करता हूँ जो मेरी रिलेटिव अंडर अचीवमेंट्स की वजह से मुझे महसूस होती है कि यार ये अभी तक मैंने ये क्यों नहीं किया या ये क्यों नहीं कर सका। उसकी वजह से होता ही है कि आपकी जो फजूल एनर्जी होती है वो निकल जाती है, तो आप मेंटली रिलैक्स्ड होते हैं। और मुझे पता है कि मैं इस वक्त अपने पहले वाले वर्जन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत ज़्यादा फिट हूँ और बहुत ज़्यादा मेंटली तैयार हूँ काम के मामले में। तो अब जो भी चीज़ आएगी वो इंशाल्लाह यादगार होगी। मैं एक फ्यूचर देख रहा हूँ जो मुझे सेल फ़ोन की दुनिया में नज़र आ रहा है, टेलीविज़न की दुनिया में मुझे वो नहीं नज़र आ रहा। सेल फ़ोन की दुनिया बहुत वसी है, इंटरनेट पे आप हैं, आप जैसे और चैनल्स हैं जो काम कर रहे हैं, इंटरनेट के ज़रिए न्यूज़ भी फैला रहे हैं और एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं। उन लोगों को हर किस्म के टैलेंट की ज़रूरत है, हर किस्म की शक्ल की, हर किस्म की आवाज़ की, हर किस्म के स्किल की ज़रूरत है। वो चाहे घोड़सवारी हो, चाहे तलवारबाजी हो, चाहे फाइटिंग स्किल्स हों, चाहे राइटिंग स्किल्स हो, रीडिंग स्किल्स हो, कोई भी चीज़ हो वो हो सकती है। तो मैंने सोचा कि ये जो वेला टाइम होता है, फारिग टाइम जो होता है,
इसको मैक्सिमाइज़ क्यों ना किया जाए। किताबों में कहते हैं कि मैक्सिमाइज़ करो, और टीचर्स भी कहते हैं कि मैक्सिमाइज़ करो। आसान नहीं होता, लेकिन एक महीना जब आप उस ट्रैक पे चल पड़ते हैं ना, तो आपको फिर छोटी छोटी चीज़ें नज़र आने लगती हैं। यार ये इम्प्रूवमेंट हुई है, यार ये तो मैं पहले नहीं करता था, ये तो नहीं होता था। वो जब होने लगता है ना, तो सेल्फ मोटिवेशन पैदा हो जाती है इंसान के अंदर। वो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ता। मेरा कंपटीशन है ही नहीं किसी से, ना मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा यहाँ, किसी की तजलील करना मेरा हक नहीं है, लेकिन वो अपनी ज़ात पे यकता हैं, मैं अपनी ज़ात पे यकता हूँ। तो बस मेहनत करते जाएं और डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बिकॉज कोई भी बाउंड नहीं है आप पे कोई फेवर करने का। उनका अपना बिजनेस है, जहाँ वो देखेंगे कि आप सूटेबल हैं, आपको ले लेंगे, जहाँ आप नहीं हैं वहाँ नहीं। 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बनने जा रहे हैं। एक तो अनाउंस भी किया था अदनान भाई ने और हुमायूं भाई ने, फंक्शन भी हुआ था उसका, कुछ प्रेस वाले भी वहाँ आए हुए थे, बहुत सारे एक्टिंग और डायरेक्शन की फ्रेटर्निटी से लोग वहाँ पे मौजूद थे। डॉक्टर शाह के घर पे डिनर हुआ था, वहाँ अनाउंस हुआ था प्रोजेक्ट तुर्क लाला के नाम से। वो कहानी थी, खिलाफत मूवमेंट के दिनों की एक कहानी थी, जिसको वो पोर्ट्रे करना चाह रहे थे एज एन एपिक, पीछे के हिस्टोरिक ड्रामा दिखाने के चक्कर में। बट क्योंकि वो इतना वसी व अरीज़ प्रोजेक्ट है, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हिचेस और एक्सपेंसेस और इश्यूज़ हैं। तो अगर वो कभी खड़ा होता है प्रोजेक्ट, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे उसमें कोई मौका ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट मेरी दोस्त अमेरिका से प्रोड्यूस कर रही हैं, उसका भी उन्होंने नाम नहीं रखा, मगर वो एक कॉमेडी सीरीज़ टाइप है, जिसमें वो टर्किश एक्टर्स को ले रही हैं और टर्किश स्पीकिंग फॉरेनर्स को ले रही हैं। तो उसमें शायद मुझे रोल मिल जाए अच्छा। अब तो प्रोफेशनली भी करता हूँ, शोज़ होते हैं मेरे लोगों के घरों पे, छोटे कॉन्सर्ट्स होते हैं, शादियों पे, मेहंदी के फंक्शंस पे परफॉर्म करता हूँ जाके। पिछले साल यानी 2019 के दिसंबर में मैंने आतिफ़ असलम के एक शो को ओपन किया था यहाँ बेनज़ीर भुट्टो पार्क में, हमारे घर के पास ही है। और उसके अलावा 2016 में या 17 में, आई एम नॉट श्योर, जैन फेब में मैं आतिफ़ को इस्लामाबाद में भी ओपन कर चुका हूँ। तो चीज़ें चल रही हैं, थोड़ी स्लो हैं, बिकॉज़ मुझे मार्केटिंग की टेक्निक्स नहीं आती। वो जिस दिन मैं समझने लग जाऊँगा या मुझे सही लोग मिल जाएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत प्रोडक्टिविटी आप देखेंगी। गाने बनाने पड़ते हैं ख़ुद ना, तो ख़ुद बनाना एक हैसल है, एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, महंगा भी काम है। तो अगर शौक़ के तौर पे भी लेके चलना है तो भी महंगा है, प्रोफेशन के तौर पे लेके चलना है तो भी महंगा है। वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरे जो ख़र्चे होते हैं ज़्यादातर वो इस वक्त 4 टांगों वाली चीज़ों की तरफ जा रहे हैं बजाय मेरे अपने। 2012-13 में मैंने कचरे के ढेर पे से 2 बिल्ली के बच्चे उठाए, किसी ने फेंक दिए थे वहाँ पे, इतने छोटे थे। सर्वाइवल उनका मुश्किल था वहाँ पे, सर्वाइवल बहरहाल अल्लाह जानता है, मगर मुझे लगता था मुश्किल है। मैं उठा के ले आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी करूँगा क्या, मगर वो वहाँ पर नहीं देख सका मैं, तो मैं लेके आ गया। इससे पहले बचपन में मैंने एक बिल्ला पाला था, जब मैं 9 साल का था और या 10 साल का था, और एक कुत्ता पाला था 2 महीने के लिए। जब वो बड़ा होने लगा तो मैं ख़ुद ही डर गया उससे, और मैंने फिर किसी को कहा कि यार ये अगर कहीं जाता है तो इसको जाने देना, वो चला गया। तो वो फिर पता नहीं क्या बना उस कहानी का। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था बचपन से, बहुत ज़्यादा, सो मच सो कि अगर मैं किसी कज़न के या दोस्त के घर जाता था तो मैं उनसे कहता था कि कुत्ते को पहले बंद करो, फिर उसके सामने खड़े हो, फिर मैं घर के अंदर आऊँगा। अब वही टीपू शरीफ आज 20 कुत्तों के बीच में गली के किसी भी जगह पर खड़े होकर उनको खाना खिलाता है, और सारा डर ख़त्म हो गया उन्हीं जानवरों की मोहब्बत देख के। तो वो 2 आए, फिर वो 2 से मैंने बिल्डिंग के नीचे देखा कि और भी बिल्लियाँ हैं, वो भूखी होती हैं। मैंने उनको ऐसी कोशिश की, पैसे इतने नहीं थे, देना शुरू कर दिया थोड़ा, फिर पीछे की गली में देना शुरू कर दिया। वहाँ पर एक कुत्ता आया जिसका नाम मैंने रखा कमांडर।
वो मेरे पास आके ना 6 फुट 8 फुट के फासले बैठ जाता था, वेट करता था, मैं हटता था तो सारी बिल्लियों का खाना खा जाता था। फिर वो 4 फुट दूर आया, मैंने कहा यार ये मुझे काटेगा। फिर वो 2 फुट दूर आया, चौथे दिन वो आके ना मेरी टांगों के इर्द गिर्द सूंघने लग गया और मैं ऐसे जम गया जैसे कहला तो ये काटेगा। 5वें 6ठे दिन मैंने अपना हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाया, मेरा हाथ सूंघने लग गया कि एक बार भी उसने एग्रेशन नहीं दिखाया, मैं डरा हुआ था। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही हाथ रखा, उसके अगले दिन प्यार व्यार करने लग गया, 10-12 दिन में दोस्ती हो गई। फिर कमांडर को खाना मिलता था और सारी बिल्लियों को, बाकी कुत्तों को मैं डंडे मार के भगा देता, मतलब मारता नहीं था, शुश शुश करता था। ये मारना गलत है, नहीं करता था। डंडा लेके जाता था कि ये आएंगे तो इनको दूर से भगाऊंगा, वरना ये सब खाना खा जाते हैं बिल्लियों का। फिर कमांडर की एक मिसेज़ आ गई, वो बहुत ही ज़्यादा लाड करती थी मुझसे, वो अभी भी मेरी ज़िंदगी में है। 8 साल हो गए, वो मेरे मोहल्ले में ही है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 से अब तकरीबन 150 कुत्ते और कोई 300 बिल्लियों को रोज़ खाना डलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इट्स बीन ईयर्स, 7-8 साल हो गए। अल्लाह पूरा करता है। अपने तौर पे कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या कहते हैं, पिछले कोई 6-7 महीने से बहुत फेसबुक पे आवाज़ वगैरह होने लग गई मेरे बारे में। तो मुख्तलिफ़ दोस्त, मुख्तलिफ़ वेल विशर्स कभी 5,000 भेज देते हैं, कभी 8,000 भेज देते हैं, कभी 10,000 भेज देते हैं। तो उससे मैं जो चिकन के और जो मेडिकल बिल्स होते हैं उनको कटवाता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, मगर परमानेंटली उधार चलता है। मैं इनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाता हूँ। इनको मैं जो जो बड़ा होता जाता है और हाथ आता जाता है उसको मैं न्यूटर कराता हूँ। न्यूटर कराने का मतलब ये होता है कि उनकी औलाद प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते। उससे होता ही है कि लोग जो परेशान होते हैं कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो आबादी की वजह से परेशान नहीं होंगे क्योंकि नए बच्चे नहीं आएंगे। तो बजाय ये कि एक ज़िंदा कुत्ते को आप जहर दे के या गोली मार के मार रहे हो, उससे बेहतर है कि आप उसका ऑपरेशन करा दें। अभी हाल ही में कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट को 1.25 अरब बिलियन अलॉट किया गया था, 1.25 बिलियन रुपीज़, 1.25 अरब रुपए कि इससे आप सिंध के कुत्तों को न्यूटर वैक्सीनेट कराएं। मैंने पेपर पे एक कैलकुलेशन की क्योंकि मैं करवाता रहता हूँ ये। मैंने हिसाब लगाया कि अगर 1.25 अरब मेरे पास होते तो मैं उससे कम से कम 4 लाख कुत्तों को खिला पिला के न्यूटर वैक्सीनेट करा के छोड़ सकता था। कौकब जी, 1000 कुत्ता भी वैक्सीनेट नहीं हुआ, लेकिन हज़ारों की तादाद में जहर खिला दिया गया है। वो पैसा जो इनके नाम पे निकाला गया था वो कहाँ गया? कोई सवाल नहीं करता, किसी चीज़ पे सवाल नहीं करते। एक जानवर जो बोल नहीं सकता मुंह से, उसके ऊपर आपका ज़ोर चलता है। एक वडेरा जो वीगो में जाता है और उसके पीछे 4 बंदे बैठे होते हैं, उस पे आपका ज़ोर नहीं चलता है। एक गरीब जो ब्रिज के नीचे सोता है, उस पे आपका ज़ोर चलता है। एक इंसान जो हार्ले डेविडसन चलाता है वो 100 पे चलाता हुआ जाए, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। एक CD70 वाला 50 पे जा रहा हो, जिसकी लाइटें आगे पीछे दोनों टूटी हुई हैं और आपको पता है इसके हालात अच्छे नहीं हैं, उससे आप 1000 रुपये का चालान ले लेते हैं। जब माशरे में ये अनफेयरनेस होगी ना, इनजस्टिस होगा, नाइंसाफ़ी होगी, तो किसी को भी उसका हक़ नहीं मिलेगा। मैं पुलिस स्टेशन जाऊं और मैं वहाँ जाके कहूँ सर मेरा ये मसला है, मैं क्यों कहूँ? पुलिस वाला मुझे क्यों ना कहे कि सर आपका क्या मसला है, मैं हल करता हूँ। मैं ऐसे माशरे को देखता हूँ, मुझे ऐसा माशरा चाहिए। मैं हफ्ते में 3-4 बार वॉक अराउंड करता हूँ, गाड़ी में घूमता हूँ, देखता हूँ ये जिस इलाके में आपका ऑफिस है ये मेरा इलाका है। यहाँ पर आप देखें ज़्यादातर कुत्तों की सेहत देखिएगा अपने इर्द गिर्द, आपको पता चल जाएगा। पीछे आपके एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जाके देखें कैसे हैं जानवर, एक से एक हैं। हाथ आगे बढ़ाएं, वो आके आपको हाथ चाटेंगे, प्यार करेंगे, बिकॉज़ उन्हें पता है कि इस इलाके में हमारे साथ अच्छा रवैया बर्ताव रखा जाता है। हर चीज़ जो हम ज़िंदगी में बुरी देखते हैं वो हमारे रवैये की रिफ्लेक्शन होती है। अल्लाह ताला बुरा कभी भी नहीं भेजता ऊपर से, तो हो ही नहीं सकता। हर बड़े शहर के अंदर शेल्टर्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है जी, इंसानों के भी शेल्टर होने ज़रूरी हैं। ये इंसान जो अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बाहर सोते हैं फुटपाथ पे, इनके लिए गवर्नमेंट की कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो जाके सो जाएं। खाना वो भले कहीं और आके ढूंढ लें, ठीक है, लेकिन शेल्टर देना
ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो दे। आप स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने हर तरीके से प्रिविलेजेस लेके पैसे जो भी अलॉट किए जाते हैं किसी भी चीज़ के, वो किसी भी तरीके से खर्च करके अपनी तरफ ले जाते हैं और वहाँ तक कभी भी नहीं पहुँचता। इस तरह तो कभी भी कोई चीज़ सही नहीं होगी। हम कब तक इस तरह बैठेंगे और होता हुआ देखते रहेंगे? मैं नहीं बैठ सकता। तो मैं कंप्लेन करने की बजाय या किसी के पास जाने की बजाय मैं ख़ुद करता रहता हूँ। मेरे पास अपना सोशल मीडिया तो है ना, कम से कम मैं उस पर बोल तो सकता हूँ ना। मेरे सामने कोई इंसान आए तो मैं उसका हाथ भी रोक सकता हूँ, भले मैं पूरे मुल्क को नहीं बदल सकता। इतनी तो जिम्मेदारी हम सबको लेनी चाहिए। देखें, सबसे पहली चीज़, कोई भी मखलूक, इंसान या जानवर, अगर वो किसी के लिए ख़तरा बन जाए जान का, तो उसका हल करना चाहिए। सही? मुझे अगर कोई कुत्ता काटने आएगा, शायद मैं भी उसे मार दूं जान से। क्लियर हो गई ये बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? लेकिन कौकब जी, मुझे एक बात बताइए, मैं एक मर्द हूँ, दुनिया में कहीं एक मर्द किसी खातून के साथ ज़्यादती करता है, ठीक है, अल्लाह ना करे कर देता है, तो क्या उसका मतलब सारे मर्द रेपिस्ट हैं? नहीं ना। तो अगर एक कुत्ते ने किसी को काटा है तो क्या वो सारा ख़ानदान काटता फिरेगा पूरे शहर में? कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने जब आपके सामने अभी पूरा नैरेटिव दिया कि इस तरह से भी रवैया होता है। मेरे मोहल्ले में एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, 5000 स्टूडेंट रोज़ आते जाते हैं। 12 साल में कभी कोई काटने भौंकने का वाक़या नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें प्यार से रखा गया है। वाक़यात की करेक्शन, वाक़यात की रिसर्च करनी चाहिए। हर चीज़ को देख के फॉरवर्ड करना अफवाह फैलाने की तरह है, और अफवाह फैलाना जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। र्यूमर्स जहाँ पे भी फैलते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। अब उस वाक़े के चक्कर में पिछले 3 दिन में 250 से 300 कुत्तों को शॉटगन और जहर के ज़रिए मार दिया गया है। मैं आपको उन कुत्तों की वीडियोस दिखा सकता हूं कि वो 3-3 साल के बच्चों के साथ, 4 साल के, 6 साल के बच्चों के साथ जो साइकिलें चला रहे हैं उनके साथ खेल रहे हैं और प्यार कर रहे हैं, और वो पूरा मोहल्ला रो रहा है कि यार बिला वजह हम मार दिया हमारे कुत्ते आके, हमने नहीं कोई शिकायत की थी। सही? एक और पार्ट था आपके सवाल का, वो है बच्चों पे अटैक। जहाँ कुत्ते बच्चों पे अटैक करते हैं और काटते हैं, पूरे सिंध में मिला के कोई 6 लाख के करीब कुत्ता है। ये मुझे गवर्नमेंट के एमपी हैं, एक उनका नाम नहीं मैं लूँगा, उनसे ये फिगर मुझे पता चला था। अगर हम 6 लाख को 7 लाख भी कह देते हैं, या 5 लाख कह दें, या 10 लाख कह दें, वो इंसानों से फिर भी बहुत कम है। करेक्ट? अब कौकब जी, इंसान जो है ना, उसकी आबादी बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, और वो हर जगह पे घर बनाने जा रहा है, बिकॉज़ हर इंसान को अपना घर चाहिए। तो वो कहता है यार यहाँ नहीं मिल रहा तो मैं लांडी में बना लेता हूँ, लांडी में नहीं मिलता मैं पोर्ट कासिम पे बना लेता हूँ, वहाँ नहीं मिलता तो हैदराबाद के रास्ते में बना लेंगे। वो कुत्ता जो 4-5 साल के बच्चों के साथ फेज़ 2 में खेलता था, उसको परसों सुबह शॉटगन से मार दिया। जब वो बाहर निकला, जो उसको खाना खिलाता था, तो उस घर के सामने पड़ा हुआ है और खून का पड़ल बना हुआ है नीचे। इस तरह मरना तो डिज़र्व नहीं करता। दूसरे मुल्कों में भी जानवर मारे जाते हैं, लेकिन पहले मौका दिया जाता है कि उन्हें कहीं मूव किया जा सके या अडॉप्ट किया जा सके, और उन्हें मारा जाता है एक इंजेक्शन से जो 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर जानवर की जान ख़त्म कर देता है। 4 घंटे तक वो जानवर मुंह से खून नहीं थूकता जहर लेके, उसकी आंतें नहीं जलती उसमें अंदर, वो 1.5 मिनट में ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी गई उसकी। अक्सर मालिकान करवा देते हैं कि जानवर बूढ़ा हो गया, करवा दो। तो प्लीज़ अब वो रविश इख्तियार ना करें जिसने पिछले 74 साल हमारे ज़ाया किए हैं। गाहे बगाहे, आहिस्ता आहिस्ता इंसानों को ये जानना पड़ेगा कि कोएग्जिस्टेंस ज़रूरी है माशरे में जानवरों के साथ। अगर ये नहीं होगा तो इंसान जहाँ रह रहे हैं वो जगह भी ख़त्म हो जाएगी। कब तक स्पेस ढूंढते रहेंगे? दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, जगह भी ख़त्म होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।